नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज, SOSS, मास्टर ऑफ आर्ट्स, गांधी इन पीस स्टडीज, MGPS, हिंदी। सेकेंड ईयर, MGPE 010 गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति, संघर्ष प्रबंधन, परिवर्तन और शांति निर्माण। इकाई 7, संघर्ष प्रबंधन पद्धतियां और तकनीकें। 7.1 प्रस्तावना। हमारा जीवन बाधाओं और उनके उपायों परिपूर्ण यानी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। यदि सामाजिक जीवन में संघर्ष होते हैं तो उन्हें समाप्त करने के तरीके भी हैं। हम आपस में झगड़ते भी हैं और समझौता भी करते हैं। मजदूर हड़ताल करते हैं और उसे समाप्त करने के लिए समझौता भी करते हैं। पूरी दुनिया हिंसा और शांति के बीच संतुलन के साथ स्थापित है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि संघर्ष समाप्त हो जाएंगे, तो कभी ऐसा लगता है कि अभी तुरंत ये शुरू हो जाएगा। संभवतः ये सच ही है कि मनुष्य अपनी ताकत पूरी तरह इन विरोधियों के खिलाफ विरोध में नहीं झोंकता, बल्कि उनके साथ समझौता के प्रयासों में भी शक्ति लगाता है। संघर्ष मानव व्यवहार का कोई आकस्मिक या अव्यावहारिक हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव समाज में ही घुला मिला महत्वपूर्ण तत्व है। संघर्ष अंतर्निहित होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि विरोधी अनियमित तरीके से मिले होते हैं कि जीत और जीत की हताशा के बजाय उनके साथ मिल जाने का खतरा होता है। कभी कभी संघर्ष इसलिए भी खत्म हो जाते हैं कि विवाद करने वाला या तो पश्चातापी या अच्छे विचारों वाले हो जाते हैं। इसे हम विवाहित दंपति के उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जिसमें वे आपस में झगड़ा करते हैं और फिर बाद में मान जाते हैं। इसके अतिरिक्त शांति या तो संघर्ष में या फिर मनुष्य की प्रकृति में सन्निहित होती है। ये सामाजिक या उद्देश्यपरक कारक होता है। सामाजिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए शांति बहुत आवश्यक है। समाज संघर्ष के कारणों को जड़ से समाप्त करने या कम से कम उसे सीमित रखने का प्रयास जरूर करता है। लक्ष्य और उद्देश्य। इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप संघर्ष के स्रोतों को जान सकेंगे, संघर्ष प्रबंधन की पद्धतियों को समझ सकेंगे और संघर्ष प्रबंधन के तरीकों का विश्लेषण कर सकेंगे। 7.2 संगठनात्मक संघर्ष का विश्लेषण। किसी भी संस्था या संगठन में प्रशासक की भूमिका के 3 खास मानदंड होते हैं: योजना निर्माण, संसाधन आवंटन और संघर्ष प्रबंधन। इसमें कोई शंका नहीं कि संघर्ष प्रबंधन प्रशासकीय भूमिका के प्रत्येक पहलू में मौजूद होता है। संघर्ष प्रबंधन के विभिन्न रूपों के प्रति जागरूकता होती है, जिसे संघर्ष विकास के अलग अलग चरणों तक फैलाना होता है। ये बहुत ही कठिन और व्यापक होता है। इसके लिए प्रशासकों को संघर्ष की स्थितियों, दलों के व्यवहारों और प्रवृत्तियों को बदलने का प्रयास करना होता है। इसके अतिरिक्त प्रभावी संघर्ष प्रबंधन पैदा करने वाले स्रोतों की पहचान करनी भी आवश्यक है और संगठनात्मक संघर्षों की आखिर वजह क्या है पता लगाना आवश्यक होता है। 7.3 संघर्ष के स्रोत। संगठनात्मक संघर्ष होने वाले कई कारण हैं और इनके रूप भी अलग अलग हैं। इन्हें साधारण या इन्हें अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। कैच संघर्ष के 3 स्रोतों की पहचान करते हैं। वे इस प्रकार हैं: 1. संगठनात्मक संघर्ष, अलग अलग संस्थानों की उपइकाइयों के बीच में अंतर आधारित संबंध बनाने के क्रम में उत्पन्न संघर्ष। 2. भूमिका संघर्ष, नियत कार्य और भूमिका से उत्पन्न संघर्ष, व्यवहार। 3. संसाधन संघर्ष, समान हित के साझेदारों में संगठनात्मक संसाधनों के प्रतियोगिता से उत्पन्न संघर्ष। रॉबिन्स ने संगठनात्मक संघर्ष के 3 स्रोतों की पहचान करते हैं और मानते हैं कि संघर्ष स्रोतों की पहचान से उसे प्रभावशाली तरीके से व्यवस्थित करने की संभावना बढ़ जाती है। कुछ मुख्य कारक और संघर्ष के प्रमुख स्रोत इस प्रकार हैं: 1. संचारात्मक, गलतफहमी आदि से उत्पन्न संघर्ष। 2. संस्थागत, संगठनात्मक भूमिका से उत्पन्न व्यक्तिगत संघर्ष। 3. वैयक्तिक, आपसी मतभेद से उत्पन्न संघर्ष। यह आवश्यक नहीं कि किसी एक मामले में इस्तेमाल किए स्रोत जानने वाले तरीके दूसरे मामलों में स्रोतों का प्रयोग भी कारगर हों। विश्लेषण की इकाई के लिए संगठनात्मक संघर्ष के स्रोतों का पता लगाने का एक अलग दृष्टिकोण भी है। इसे विश्लेषित करने वाली इकाइयां संघर्ष के पक्ष में होती हैं। वे संघर्ष को भांपती हैं, उसे शुरू सशक्त, व्यवहारिक रूप से औपचारिक और व्यक्ति की अनुरूपता पर बल देता है, साथ ही अपने निर्धारित कार्यों को पूरा करता है। 2. विभागों के बीच प्रभाव। प्रत्येक विभाग में अनुभव बोध होने पर बिखराव टूटन की शुरुआत होती है और वे दूसरे विभाग के प्रति नकारात्मक धारणा बना लेते हैं और अपनी एक दृढ़ स्व पहचान कायम कर लेते हैं। विभागों के बीच में पूर्वाग्रही विचारों में परस्पर विरोध बढ़ता है और संप्रेषण या संचार घटता है। प्रत्येक विभाग अपनी छवि बनाने के लिए और प्रदर्शन के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगाते हैं और इसके लिए वे दूसरों को नीचे धकेलने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में संघर्ष की स्थिति जीत हार और पाने खोने जैसी स्थिति हो जाती है। जीत हार की गतिशीलता का बुनियादी महत्व यह है कि यह कुछ हद तक जटिल और स्तरित संगठनों में यह मूल रूप से होता रहता है, लेकिन भीतरी समूह बनाम बाहरी समूह का एहसास संघर्ष की स्थिति में कुछ अधिक ही दृढ़ हो जाते हैं।
इन प्रतिमानों के व्यवहारिक गुणों में प्रतिस्पर्धी उद्भेदन छुपा होता है, मानांकन गुणों में विरोधात्मक भाव और प्रवृत्तिजन्य गुणों में सीमित संपर्क और विकृत संप्रेषण शामिल होता है। संघर्ष प्रबंधन की नीतियों को प्रस्तावित करने के दौरान संघर्ष में लिप्त संबंधों के ढांचागत श्रेय गुण को ध्यान में रखना आवश्यक होना चाहिए। अंतर्विभागीय संघर्ष को प्रबंधित करने के पारंपरिक दृष्टिकोण में ये पद्धतियां शामिल हैं। 1. संघर्ष को नज़रअंदाज करना, अलग स्थान देकर विभागों को अलग करना। 2. नए तरीकों और नियमों के द्वारा संघर्ष को नियमित करना। 3. कानूनी समाधान के तरीके ढूंढना, उच्च संगठनात्मक प्राधिकरणों के समक्ष अपील के द्वारा। 4. विभाग के प्रतिनिधि के द्वारा सुलह समझौता करवाना या 5. निकाय से किसी बाहरी पक्ष के द्वारा मध्यस्थता करवाना। वास्तव में ऐसे संघर्ष प्रबंधन प्रणालियों के द्वारा एक आम सहमति बनाई जाती है। ये विभागों के बीच के संघर्ष को कम करते हैं और कार्य निष्पादन के नए स्तरों को न्यायसंगत बनाते हैं। हालांकि इनसे हमें संघर्ष समाधान करने के कोई उचित तरीके प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि हार जीत में होने वाले वार्तालाप के तरीकों को केवल नामात्र के लिए हों जारी रखते हैं और कभी कभी तो उसे बदतर भी बना देते हैं। अलगाव, प्रत्यर्पण, संस्थानीकरण, मोल तोल और कानूनी दांव पेंच हार जीत के मुकाबले के महत्वपूर्ण रूप हैं। ये ध्रुवन और सलाह मशविरे के साथ शुरू होते हैं, जहां प्रत्येक विभाग हर संभव कोशिश करके दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करता है। वे संघर्ष को समाप्त या नज़रअंदाज करते हैं और ताकत आधारित निर्णय लेते हैं या विभागों को इसे समाप्त करने को कहते हैं। ये संघर्ष समाधान के लिए खोज करने के तरीकों के लिए प्रेरित नहीं करते हैं। अंतर्विभागीय संघर्ष प्रबंधन के लिए सुझाए गए नए दृष्टिकोणों की एक पूरी श्रृंखला कड़ी मौजूद है। इन नए दृष्टिकोणों को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है क्योंकि ये विभागों में संप्रेषण प्रक्रिया के अभिन्न अंग, हार जीत की नीतियों से दूर हैं और संघर्ष समाधान को प्रभावशाली ढंग से पूरा करते हैं। इन्हें सामाजिक मनोवैज्ञानिक रूप में सरलीकृत करके अच्छे ढंग से व्याख्यायित करके विकसित किया जा सकता है। इन दृष्टिकोणों में ये प्रस्ताव विशेष रूप से शामिल हैं। शेरिफ और उनके सहयोगी विभागों में सहयोग बढ़ाने वाले 2 व्यापक नीतियों की राय देते हैं। उनके अनुसार यह प्रस्ताव आपसी संप्रेषण की आवश्यकता को बढ़ाता है और नकारात्मक तथा विद्रोही प्रवृत्तियों को कम करता है। अपने क्षेत्र में दोनों ही कार्यनीतियां व्यापक हैं। इनका मुख्य उद्देश्य संस्था के ढांचे में बदलाव लाना है, साथ ही ये व्यक्ति की प्रवृत्ति और उसकी भीतरी दक्षता को भी बढ़ाता है। दूसरों की मजबूत स्थिति से लाभ उठाना। इस दृष्टिकोण को लागू करने में बहुत सी ऊर्जा की जरूरत पड़ सकती है और कुछ लोगों के लिए थका देने वाला भी हो सकता है। 7.5.2 विजय की स्थिति सहयोग करना। इसे समस्या से संघर्ष या समस्या समाधान के रूप में भी जाना जाता है। इसमें अन्य दूसरे लोगों के साथ मिलकर या सहयोग से समस्या के समाधान के लिए विन विन की स्थिति को ढूंढा जाता है और साथ मिलकर दोनों पक्षों की समस्याओं को एक दूसरे की संतुष्टि के साथ दूर करते हैं। विन विन दृष्टिकोण संघर्ष समाप्ति को एक अवसर के रूप में देखता है जिसमें परस्पर लाभ होते हैं। इसमें प्रतिपक्षियों की संबंधित समस्याओं को पहचानना और प्रत्येक पक्ष की समस्याओं के विकल्प ढूंढे जाते हैं। कुछ उदाहरण जहां सहयोग सही हो सकते हैं: जब दूसरे पक्षों की सहमति और प्रतिबद्धता महत्वपूर्ण होती हैं। सहयोगपूर्ण वातावरण में, जब पंधारकों वाले पक्षों के हितों को बताने की आवश्यकता हो। जब अति उच्च स्तरीय विश्वास मौजूद हो। जब दीर्घकालीन संबंधों का होना महत्वपूर्ण हो। जब कठोर भाव, विद्वेष आदि के द्वारा काम करने की आवश्यकता हो। जब आप पूरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हों। सहयोग के संभावित लाभ। यह वास्तविक समस्या के समाधान की बात करता है। ये जीत के लाभ के रूप में सामने आता है। परस्पर विश्वास और सम्मान के लिए प्रेरित करता है। भविष्य में प्रभावशाली सहयोग के लिए आधार तैयार करता है। परिणामों का साझेदारी में उत्तरदायी। एक अच्छे सुलहकर्ता के रूप में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। इसमें शामिल पक्षों के लिए संघर्ष समाधान के परिणाम कम दबावपूर्ण होते हैं। हालांकि विन विन समाधान की प्रक्रिया का पता लगाना और इसमें विन विन को स्थापित निम्नलिखित कमियां देखिए इसमें शामिल होते हैं। सहयोग के कुछ निषेध। इसमें आपसी स्वीकार्य समाधान के लिए सभी पक्षों के प्रतिबद्धता के वायदे की आवश्यकता होती है। इसमें अन्य विधियों के मुकाबले अधिक समय और अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। विन विन समाधान के साक्ष्य नहीं हो सकते हैं, करती हैं और जारी भी रखती हैं। उनकी विशेषताएं संघर्ष को प्रभावित करने वाली स्थितियों को प्रदर्शित करती हैं और इसके समझौते के पद्धतियों को बताती हैं। अतः ये ऐसे संघर्ष हैं जो व्यक्तिगत रूप से पैदा होते हैं या उनके आपसी संघर्ष स्वरूप भी पैदा होते हैं, और कुछ ऐसे भी संप्रेषण हैं जो समूहों के संप्रेषण से भी पैदा होते हैं। इन्हें ऐसे बताया जा सकता है: 1. अंतःवैयक्तिक संघर्ष। 2. अंतर्वैयक्तिक संघर्ष। 3. अंतर्विभागीय संघर्ष। इनमें से प्रत्येक कोटि के संघर्ष के 3 अंतर्संबंधों के बारे में भिन्न भिन्न प्रश्न पैदा करते हैं और प्रत्येक संघर्ष प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर जोर डालते हैं। 7.3.1 अंतःवैयक्तिक संघर्ष।
अंतःवैयक्तिक संघर्ष मनुष्य का आंतरिक संघर्ष है, हालांकि इसका प्रभाव संस्थागत कार्यों पर भी पड़ता है, और शायद ये संघर्ष का सबसे कठिन रूप है और इसे व्यवस्थित और विश्लेषित करना कठिन है। अंतःवैयक्तिक विश्लेषण वास्तव में दो परस्पर विरोधी व्यवहारों का संघर्ष है, और ऐसी स्थिति तब पैदा होती है जब दो भिन्न और परस्पर विरोधी व्यवहारों या प्रवृत्तियों को भड़काता है और यह व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि वो इन दो प्रवृत्तियों में अंतर करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति में खींच उत्पन्न होना लाजिमी है और उनके संघर्ष की यही स्थिति बाद में व्यवहारिक नीतियों के क्रम में उदासीनता और ऊब के रूप में सामने आते हैं, जिससे जो भगोड़ेपन, शराबखोरी और विनाशक व्यवहारों को जन्म देता है। अगर इस तरह के व्यवहारिक परिणामों की अनदेखी करना है तो व्यक्ति के ज्ञान का निदान करना आवश्यक होगा और कुछ तकनीकों के द्वारा चिंता उत्पन्न करने वाले उत्प्रेरकों को कम करना और साथ ही व्यक्ति के व्यवहारों और संस्थागत आवश्यकताओं में सामंजस्य बढ़ाना आवश्यक होगा। 7.3.2 अंतर्वैयक्तिक संघर्ष। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष संस्थानों में मानवीय कारकों के पारस्परिक क्रिया पर जोर देते हैं। यहाँ इसका अर्थ उन कारणों से है जो दोहरे संबंधों के रूप में दिखाई देते हैं। हम संघर्ष के स्रोतों के कारकों को मोटे तौर पर दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। ये इस प्रकार हैं। 7.3.2. व्यक्तिगत। कोई भी व्यक्ति एक समान, स्थिर या सतत नहीं होता है। जब दो लोग आपस में मिलते हैं और एक साथ रहते हैं तो प्रत्येक की अपनी खूबियाँ, आवश्यकताएं और विशेषताएं अलग अलग होती हैं, लेकिन अगर उनके तौर तरीके और विचार आपस में नहीं मिलते हैं तो संघर्ष की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। भिन्न भिन्न भाव, मूल्य और आवश्यकताओं से लोगों में संघर्ष बढ़ता है और इससे संस्था के कामकाज पर भी खास प्रभाव पड़ता है। 7.3.2.2 कार्यात्मक। संस्थानों में लोगों की अलग अलग भूमिकाएं होती हैं और उनके पद से जुड़ी कुछ खास आशाएं भी होती हैं। सैद्धांतिक रूप में व्यक्ति से किसी भी प्रकार की मनमर्जी वाले व्यवहार की आशा नहीं की जाती है। इस तरह के निर्दिष्टीकरण संस्थान की पसंद के अनुरूप दृढ़ता और शिक्षा प्रदत्ता के लिए होना चाहिए। हालांकि व्यवहार में भूमिका की निर्दिष्टता गूढ़ और अधूरी हो जाती है और दूसरों के साथ बातचीत में कुछ लोग अपनी भूमिका और पद को लेकर असंतुष्टि जाहिर करते हैं और उन्हें ऐसा भी लग सकता है कि उच्च पद को लेकर किए गए उनके सपने टूट गए हैं। इस तरह संघर्ष, अंतर्वैयक्तिक संघर्ष, बहुत हद तक अवलंबी भूमिका और किसी खास स्थिति में उनकी आशाओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं। 7.3.3 अंतर्विभागीय संघर्ष। संगठनों में होने वाले संघर्ष का तीसरा सबसे बड़ा कारण उसका ढांचा या संरचनात्मक संघर्ष होता है। संगठनों को उत्पादन क्षेत्र या तकनीकी विशेषज्ञता से डिजाइन किया जाता है। ये काम उन विभागों को सौंपे जाते हैं जिनमें प्रायः आपसी अन्योन्यता, ढांचागत हित और उद्देश्य होते हैं और जो ऐसी रूपरेखा के होते हैं जिसमें बहुत ही कम संसाधन होते हैं। जब संसाधन कार्य अपेक्षाकृत निश्चित हों और जब किसी एक विभाग की आय दूसरे विभाग के व्यय से कम हो तो संघर्ष होना निश्चित होता है। यदि संगठनात्मक व्यवस्था की उप इकाइयों में भिन्न लक्ष्य हो तो संघर्ष के लिए अंतर्निर्भर स्थिति बनती है। हालांकि आश्रित होने से एकजुटता की भावना आती है, लेकिन साथ ही वह संघर्ष के अवसर भी पैदा करता है। विभागों के बीच आपसी संप्रेषण अंतर्विभागीय संघर्षों की स्थितियां पैदा करने वाले अन्य संदर्भगत कारकों में शामिल हैं। लाइन और कर्मचारी इकाइयों के भिन्न व्यवहार, संस्थानों के आकार, संघर्ष के श्रेणी से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ और मानकीकृत, प्रत्यक्ष तौर पर संघर्ष से संबंधित से भौतिक और संप्रेषण संबंधी बाधाएं, प्राधिकारी तक पहुंच, पुरस्कार और संस्थागत संसाधन और अलग अलग विभागों को दिया जाने वाला कार्य और सम्मान, पुरस्कार और कार्य को सौंपने में गूढ़ता और जटिलता झलकने लगती है। 7.4 संघर्ष प्रबंधन। संगठनात्मक संघर्ष को प्रबंधित करने के तरीके उनकी उत्पत्ति, कारणों और संदर्भ के आधार पर अलग अलग होते हैं। संघर्ष प्रबंधन का उद्देश्य, चाहे वह संघर्ष में लिप्त पक्षों द्वारा उठाया गया कदम हो या फिर किसी बाहरी पक्ष के द्वारा हस्तक्षेप किया गया कार्य हो, सबका उद्देश्य संघर्ष की स्थितियों के समूचे ढांचे को, जिसमें संघर्ष प्रक्रिया के विनाशक तत्व भी जुड़े हैं, जैसे युद्धक हिंसा का प्रयोग, को प्रभावित करना और संघर्षों के समाधान ढूंढने के लिए अभिपक्षों का अतुल्य उद्देश्यों की प्रक्रिया में सहायता करना। प्रभावशाली संघर्ष प्रबंधन तभी संभव है जब इसमें 1. संघर्ष से होने वाले विनाशों को रोका जा सके और 2. एक संतुष्ट और सर्वस्वीकार्य समाधान निकाला जाए। लगभग सभी संगठनों में, चाहे वह साधारण हो या जटिल हो, उन सब में एक संघर्ष प्रबंधन के रचनातंत्र या प्रक्रिया की एक पूरी श्रेणी होती है। ये संगठन के ढांचे में ही गठित होते हैं और इन्हें संघर्ष के विकास और उसके क्रम को प्रभावित करने के लिए प्रशासक द्वारा सावधानीपूर्वक लागू किए जाते हैं। इन प्रक्रियाओं की सफलता और प्रभावशीलता की इस बात से आकलन किया जाता है कि वे किस हद तक संघर्ष को सीमित रखते हैं, कहाँ तक संतुष्टि भरा समाधान ढूंढने में सफल होते हैं। 7.4.1 अंतर्वैयक्तिक संघर्ष प्रबंधन। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष की आवश्यकता और संगठनात्मक आवश्यकताएं जब बेमेल अथवा उनके बीच मतभेद होते हैं तब अंतर्वैयक्तिक संघर्ष की संभावना बढ़ जाती है। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष समय के साथ सामने आते हैं और दीर्घ, व्यवहारिक और भावपूर्ण परिणामों के जटिल बहुरूपीय रूप में प्रकट होते हैं।
ये मनोवैज्ञानिक परिणामों जैसे कुंठा, भावनात्मक अस्थिरता और शारीरिक परिणामों जैसे अनुपस्थिति, विनाशक व्यवहार आदि के रूप में प्रदर्शित हो सकते हैं। इस प्रकार के तमाम परिणाम स्पष्ट रूप से व्यक्ति की कार्यक्षमता को निश्चित रूप से प्रभावित करते हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष प्रबंधन व्यक्ति की क्षमता को अनुकूलित करने और संतुलन बनाए रखने में उसकी सहायता करेगा। मनुष्य के अस्तित्व को संघर्ष और अन्य भावनात्मक रूप से आवेशित अनुभवों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब कोई अंतर्वैयक्तिक संघर्ष को महसूस करता है और जब उसे लगता है कि वह स्थितियों पर नियंत्रण नहीं कर पाएगा या वातावरण को नहीं बदल पाएगा, तो उस स्थिति में संघर्ष प्रबंधन के अनेक तरीके लागू किए जा सकते हैं। अतः सुविधानुसार इन्हें इस प्रकार बांटा जा सकता है: 1. विकास संबंधी युक्ति कौश या कार्यनीतियाँ। 2. व्यवहारिक युक्ति कौश या कार्यनीतियाँ। ज्ञानात्मकता का बचाव तकनीक माना जाता है क्योंकि यह संघर्ष को नकारने, बिगाड़ने और झूठा सिद्ध करने में सहायता करती है। ज्ञानात्मक नीति नकारात्मक और रुकावट पैदा करने वाले विचारों को नियंत्रित और प्रबंधित करने की कोशिश करती हैं और व्यक्ति के सामान्य कार्यों में मदद करती है। ज्ञानात्मक नीति में दमन, संघर्ष को थोड़ा कम करने का प्रयास, विवेकशीलता, स्वयं से सत्य छिपाना, काल्पनिकता या यथार्थ को नकारना आदि शामिल हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष से निपटने की नीति में निकल भागना, टूटना और उग्रता, विशेषकर सरल लक्ष्य के विरोध में आदि शामिल हैं। ये कार्यनीतियां अंतर्वैयक्तिक संघर्ष को स्थायी तौर पर दूर नहीं कर सकती हैं। ये थोड़े समय के लिए कम कर सकती हैं या सफल हो सकती हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष में हस्तक्षेप करके कई कार्य किए जा सकते हैं, मसलन ठोस और वास्तविक मुद्दों पर विचार, चर्चा और स्वनिरीक्षण, व्यक्ति के व्यवहार के चिंतायुक्त विचारों और प्रतिक्रियाओं को हल्का करना और उसके विचारों को पुनः रूप देना और स्वनियंत्रित करना आदि। संघर्ष प्रबंधन के इस दृष्टिकोण में इतनी ताकत है कि यह व्यक्ति को उसकी स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने और उन विकल्पों पर पुनरीक्षण करने में मदद करता है जिन पर ध्यान नहीं दिया गया है। परामर्शदाता भले ही व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा नहीं होता, लेकिन वे हस्तक्षेप, सुनवाई, तहकीकात, साक्षात्कार और संघर्ष से जुड़े मुद्दों पर त्वरित सामना और स्वनिदान का आधार तैयार करने में मदद करते हैं और साथ कार्य प्रदर्शन को भी बढ़ाते हैं। यह विकारों को नष्ट करती है और स्वज्ञान में वृद्धि करती है। यह ऐसी प्रक्रिया है जो न केवल सतही लक्षण के सुधार का पता लगाती है बल्कि संघर्ष के तत्वों, स्थितिजन्य जैसे संघर्ष की स्थिति का पुनः विश्लेषण, व्यवहारिक जैसे चिंता कम कर स्वाभिमान को बढ़ाना, मनोवृत्ति जैसे उत्पादक व्यवहारों को प्रेरित करना, संघर्ष के घटकों आदि में परिवर्तन भी लाती है। संगठनों में भीतर का व्यक्ति भी परामर्शदाता हो सकता है या फिर वे परिस्थितियों के अनुसार प्रशासक द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को भी लाया जा सकता है। उनकी अनेक भूमिकाएं और बहुत से काम होते हैं, लेकिन सबका उद्देश्य व्यक्ति को उसके संस्थान में अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाना है। इन सभी भूमिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि इन्हें औपचारिक, लचीले, सरल और नैदानिक रूप में उपयोग किया जा सकता है। वे तकनीकें जिनको परामर्शदाता की भूमिका की उपयुक्तता में प्रयोग किया जा सकता है वे इस प्रकार हैं: 1. सरलीकृत तकनीक, मसलन व्यक्ति के अन्वेषण और स्वनिरीक्षण को सरल बनाना, सूचना, सलाह, सुनिश्चितता और प्रेरणा देना आदि। 2. व्यवहारिक परिवर्तन तकनीक, जैसे सकारात्मक और नकारात्मक प्रेरणाओं के द्वारा पुनः स्थापन, व्यवहारों की प्रासंगिकता जिन्हें कम किया जाना चाहिए। और 3. ज्ञानात्मक तकनीक, जैसे पुराने मूल्यों को मिटाना और स्वयं के बारे में बोध आदि कराना होता है। 7.4.2 अंतर्वैयक्तिक संघर्ष का प्रबंधन। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण या परस्पर अंतःक्रिया विलक्षण रूप से जटिल होती है। किसी विशेष आकर्षक या पूरक आवश्यकताओं के कारण से लोग एक साथ आते हैं या साथ रहते हैं। संगठन में काम करते हुए और विभिन्न पदों पर काम करते हुए लोगों के व्यक्तिगत व्यवहार का विशेष योगदान हो, पद के अनुसार व्यवहार बदलते रहते हैं। ये पद और ओहदे आपस में इस तरह जुड़े होते हैं और अंतराधारित होते हैं कि किसी एक व्यक्ति की प्रवृत्ति और व्यवहार किसी दूसरे व्यक्ति की प्रकृति और व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में हम संस्थानों को लोगों के बीच पुनरावृत्ति, पारस्परिक और भविष्य सूचक संप्रेषण के नेटवर्क के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यद्यपि संगठनों में लोग अपेक्षाकृत अनुकूल तरीके से स्थिर और सहयोगात्मक तरीके से काम करते हैं, अंतक्रियाकलापों को निश्चित करने के लिए संगठन मानकों का विकास करते हैं। 3. कार्यकारी मतभेद, अक्सर असंगत और परस्पर विरोधी भूमिका की आवश्यकताओं से उत्पन्न संघर्ष। कुल मिलाकर अंतर्वैयक्तिक संघर्ष नए विचारों और कार्यक्षमता पैदा करते हैं, लेकिन जब इन्हें व्यक्तिगत अविश्वास, गलत ज्ञानबोध और प्रतियोगिता के द्वारा प्रदर्शित होता है तब यह आसानी से गलत व्यवहार और विनाशक व्यवहार में बदल सकता है। तब यह आसानी से व्यवहारवादिता के मौजूदा प्रभाव से अंतर्वैयक्तिक संघर्ष प्रबंधन विशेषकर संघर्ष के व्यवहारिक तत्वों की ओर संघर्ष की स्थितियों में प्रवृत्त होता है। प्रवृत्तियों और प्रत्यक्ष ज्ञान को प्रबंधन के क्षेत्र से परे माना जाता है। इसके परिणामस्वरूप संघर्ष प्रबंधन व्यक्ति पर यह दबाव डालता है कि वह स्थिर और सरल व्यवहारिक विकल्पों में से किसी एक को चुने, जिसे दो सख्त व्यवहारिक उद्देश्यों, जीत या हार के रूप में परिभाषित किया गया है।
इस जीत बनाम हार के दिग्विन्यास से पसंद और प्रोत्साहन इस मजबूती से नियंत्रित होते हैं कि वे व्यक्ति को पारंपरिक संघर्ष प्रबंधन को मानने के लिए विवश करते हैं और साथ ही प्रशासकों को क्षमतावान संघर्ष प्रबंधन के लिए अविश्वसनीय रूप से माध्यम देते हैं। परामर्श आधारित दृष्टिकोण अंतर्वैयक्तिक संघर्ष व्यवहारिक वैज्ञानिकों की इस तरह सहायता करते हैं कि वे इसका प्रयोग व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक और विशिष्ट वातावरण को समझने और किसी समस्या के निदान में ध्यान केंद्रित करते हैं। व्यवहारवादी परामर्शदाता का हस्तक्षेप तथ्यात्मक निवेश के रूप में होता है, जैसे व्यक्ति को संघर्ष के बारे में बताना, संघर्ष के संबंध में व्यक्ति की धारणा का निर्माण करना, तथ्यात्मक विश्लेषण का अवसर देना, जैसे निष्कर्षों के बारे में बताना, और प्रक्रिया विश्लेषण का अवसर देना, जैसे उत्पादक विचारों को खुलकर बढ़ाना, प्रयासों को समकालिक बनाना इत्यादि। ये व्यक्ति को उसके कठोर व्यवहारों और संस्था के नियमों से दूर कर और प्रवृत्तिजन्य आयामों की व्याख्या, कार्यों को एक साथ जोड़ने और सामाजिक भावनात्मक विकल्पों की व्याख्या करते हैं, और साथ समस्या के समाधान के लिए उचित माहौल तैयार करने और उसे परिभाषित करने में मदद करते हैं। इससे अलग संघर्ष प्रबंधन के अन्य तरीके, व्यवहारवादी परामर्शदाता का हस्तक्षेप, सकारात्मक लहजे और वाहकों के साधारण दृष्टिकोण को बताती हैं। अंतर्वैयक्तिक क्षेत्र में इस दृष्टिकोण का प्रयोग निम्नलिखित पूर्वानुमान में अंतर्निहित हैं। 1. बोध की कमी अंतर्वैयक्तिक संघर्ष के प्रमुख कारण हैं। 2. सूचनाओं को उन्नत करने में बाधक अवरोधक संघर्ष को और अधिक लंबा और उग्र बनाते हैं। 3. व्यक्तियों के बीच अंतक्रियाओं की कमी उनको संघर्ष के रचनात्मक प्रबंधन करने में बाधा डालती है। ध्यान रहे लोगों में अल्प संप्रेषण उनके बीच के संघर्ष को प्रतिबंधित करने से रोकते हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष हस्तक्षेप को इन तरीकों से रोका जा सकता है, इसमें सूचनात्मक और संप्रेषणात्मक प्रक्रिया भी शामिल हैं। 1. संघर्ष के मुद्दों या कारणों की पहचान। 2. वैकल्पिक मुद्दों को परिभाषित करना। और 3. वास्तविक परीक्षण। क. सूचनात्मक प्रक्रिया में मामलों को स्पष्ट करना। ख. साक्षात्कार या मेलजोल के द्वारा सूचना इकट्ठा करना और उत्साहित करना। 4. बातचीत के द्वारा खुलेपन और तीव्रता को बढ़ाना आदि। पारस्परिक कार्यात्मक या संप्रेषण प्रक्रिया में शामिल तत्व इस प्रकार हैं। 1. नियमित शांति के लिए बातचीत। 2. प्रक्रियात्मक अवसर देना ताकि किसी की व्यक्ति किस तरह से अधिक प्रभावशाली बन सकें। 3. विचारों, प्रारूपों या सिद्धांतों के रूप में इनपुट देना, जिससे संघर्ष को आसानी से समझने में सहायता प्राप्त होगी। 4. और संघर्ष समाधान के लिए उठाए जाने वाले कदमों को लागू करने के लिए डिज़ाइन तैयार करना संभव होगा। यद्यपि उसके हस्तक्षेप के माध्यम से अपनी सूचनाओं की वजह से व्यवहारिक स्रोत व्यक्ति एक सूचना संग्राहक और सूचना माध्यम बन जाता है, और वह एक स्रोत व्यक्ति के रूप में स्थापित होता है। प्रशासक जो संगठनात्मक परिवर्तन से संबंधित होते हैं, वे अधिक उत्पादकता के परिणाम प्रस्तुत करते हैं और सशक्त बनने के लिए अच्छे सुझाव प्रस्तुत करते हैं। फिर भी अंतर्वैयक्तिक संघर्ष प्रबंधन की सीमाएं भी हैं। यह अंतर्वैयक्तिक संघर्ष प्रबंधन के दृष्टिकोण हैं। 7.4.3 अंतर्विभागीय संघर्ष प्रबंधन। विभागों में होने वाले संघर्ष संगठनों की गतिविधियों में प्रायः होते रहते हैं। जैसे जैसे संस्थाएं भिन्नता और जटिलता की ओर बढ़ते हैं और वे नए वातावरण में स्वयं को अनुकूलित करते हैं, वैसे वैसे लक्ष्य अल्प संसाधनों के परस्पर विरोधी लक्ष्यों की भूमिका बननी शुरू हो जाती है। विभागों में होने वाले झगड़े संगठन के लिए उभयमुखी हो सकते हैं। एक तरफ तो ये संगठनों पर प्रति उत्पादक या दुर्कार्यात्मक प्रभाव डाल सकते हैं और दूसरी ओर अति कार्यात्मक और संगठन के भीतर रचनात्मक को बढ़ाने वाले हो सकते हैं। संगठनों के समुचित विकास और क्रियात्मकता के लिए संघर्ष का होना आवश्यक होता है। इन विभागीय टकराहटों को रोकना भी आवश्यक है और इसके लिए सटीक संघर्ष प्रबंधन की आवश्यकता है। प्रशासकों को अंतर्विभागीय झगड़ों का सामना करने और निपटने के तरीकों का पता होना चाहिए जिनका उनको समाधान सामना करना होता है। संघर्ष प्रबंधन के तरीकों और तकनीक के विकास पड़ताल से पहले अंतर्विभागीय संघर्ष प्रबंधन के लिए तकनीक के लिए इन्हें पैदा करने वाले व्यवहारों और प्रवृत्तियों को जानना उपयुक्त होगा। इनको निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित करके वर्णन किया जा सकता है। 1. प्रत्येक विभाग में होने वाला प्रभाव। जब विभागों में संघर्ष हो रहे हों तो प्रत्येक सदस्य को अपने मतभेद भुलाकर अपने विभाग के प्रति ईमानदारी दिखानी चाहिए। इससे विभाग और अधिक। 7.4.3. सामान्य शत्रु की पहचान करना। जब विभाग आपसी संघर्षों में व्यस्त रहते हैं तब उनके प्रोत्साहन, हितों के लिए संघर्ष ढांचा में बदलाव आ जाता है और उनकी परस्पर समझ के साथ साथ अनुकूल प्रवृत्ति को भी बढ़ावा मिलता है, यदि उन्हें प्रतिद्वंद्वी संस्था से भय महसूस होता है। अंतर्विभागीय संघर्ष के स्तरों को अंतरसंगठनात्मक संघर्ष के उच्च स्तरों में बदलने से प्रत्येक संगठन में एक नया ढांचागत संबंध पनपता है। एक ऐसा संबंध विभागीय प्रयासों का इस्तेमाल कर उन्हें अन्य दूसरे संस्थानों से सफलतापूर्वक मुकाबला करने में सहायता प्राप्त करता है। किसी भी बाहरी भय या धमकी का बोध या अवधारणा और सामान्य शत्रु की पहचान करना है किसी भी संगठन के विभागों के संघर्ष को समाप्त कर देता है। संगठनों में संघर्ष प्रबंधन की कार्यनीति 2 स्तरों पर काम करती है।
पहला, यह व्यक्ति की प्रवृत्ति के विश्वास और अविश्वास की भावना, बोध और प्रवृत्ति को प्रभावित करता है। दूसरा, ये संगठनात्मकता की भूमिका को भी प्रभावित करता है। यह उस संप्रेषण को परिवर्तित करता है जो सामूहिक और एकीकृत अभिमुखता के समायोजित अंतर में पहले से ही मौजूद होता है। 7.4.3.2 श्रेष्ठ लक्ष्य की पहचान करना। श्रेष्ठ लक्ष्य के लक्ष्य की इच्छा लगभग सभी विभाग रखते हैं और यह केवल तभी पाया जा सकता है जब लक्ष्य की प्राप्त करने के लिए सब एकजुट होकर अपनी तमाम ऊर्जा और संसाधन इसमें लगाए जाएं। सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य, जैसे नए उत्पादों को विकसित करना जिससे से अधिक उपभोक्ता आकर्षित हों, की पहचान से एक सहयोगात्मक पृष्ठभूमि पैदा होगी जहां संस्थान एक साथ बैठकर अपनी समस्याएं रखेंगे और उसका समाधान ढूंढने का प्रयास करेंगे। ये सहयोगात्मक प्रवृत्ति भी पैदा करेगी और वहां ऐसे समाधान ढूंढे जाएंगे जो सबको संतुष्ट कर सके। श्रेष्ठ लक्ष्य अंतर्विभागीय कलह को मित्रतापूर्ण व्यवहार में बदल देते हैं। श्रेष्ठ लक्ष्य का प्रस्तुतिकरण बहुत हद तक संघर्ष की परिभाषा से जुड़ा होता है। यदि संघर्ष असंगत लक्ष्य बोध से विकसित होता है तब सामान्य लक्ष्य से सहयोग को बढ़ावा मिलेगा। अगर अंतर्विभागीय संघर्ष का सफलतापूर्ण समाधान निकालना या संयुक्त रूप से सहयोग के विकसित करने के लिए प्रयास करना समाप्त करना है तो श्रेष्ठ लक्ष्य को इस कदर बढ़ावा मिलना चाहिए कि विभाग अपने मतभेद को भुलाकर एक साथ मिलकर अपना काम शुरू कर सकें। इसमें कार्य संपन्न करने के लिए समय के आयामों का विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना आवश्यक है और किसी तीसरे पक्ष द्वारा इसे प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उसमें विभागों के बीच में संघर्ष प्रबंधन के लिए एकजुट प्रयास आवश्यक तत्व माना जाता है। ब्लैक और माउटोन का मानना है कि सफल संघर्ष प्रबंधन नीति का सबसे अहम पहलू संबंधों के व्यवहारिक और प्रवृत्तिपरक तत्वों के बदलने के प्रयास को प्रतिस्पर्धी से सहयोगात्मक दिग्विन्यास में बदलना है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि सामान्य शत्रु और श्रेष्ठ लक्ष्य दोनों ही संघर्ष समाप्ति की आवश्यकताओं को पूरा करने में नाकाफी हैं। यह सही और सटीक संघर्ष समाधान के लक्ष्य दृष्टि को प्राप्त करने में असफल रहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दोनों 1 चारित्रिक रूप से अस्थायी, 2 दोनों प्रारंभिक तौर पर बचावपूर्ण और 3 दोनों ही बाह्यीकरण के द्वारा संघर्ष को और अधिक बढ़ाते हैं। ये ऐसे दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करते हैं जो संपर्क आधारित संप्रेषण, बातचीत, खुलेपन और निर्णय लेने और समस्या समाधान में सहयोग की अहम भूमिका निभाने का अवसर प्रदान करते हैं। ब्लैक और माउटोन मानते हैं कि पारंपरिक संघर्ष प्रबंधन कार्यनीति संघर्ष में केवल व्यवहारिक तत्वों को ही सुलझाते हैं और समझौता आधारित समाधान कराते हैं। वे संघर्ष प्रबंधन के ऐसे दृष्टिकोण देते हैं जिसमें संगठनात्मक परामर्शदाता के द्वारा अधिकतर व्यवहारवादी वैज्ञानिक प्रयोग द्वारा हस्तक्षेप कराते हैं। उनका संघर्ष में निहित स्वार्थों के समाधान की कोई रुचि नहीं होती, लेकिन उनमें संघर्ष प्रबंधन के उत्पादक तरीके को उत्पन्न करने का अनुभव और दक्षता होती है। वे मूल्यांकन की मामूली गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं जिसे विभाग सही या गलत, अक्सर पारंपरिक संघर्ष प्रबंधन का प्रतीक चिन्ह होता है, मानते हैं। वे समाधान को थोपते नहीं हैं। वे रचनात्मक सोच और समस्या समाधान प्रवृत्ति को पैदा करने के लिए बीच बीच में हस्तक्षेप भी करते हैं। 7.5 संघर्ष प्रबंधन की पद्धतियाँ। कार्यस्थल पर संघर्ष की स्थिति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। संघर्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें संघर्षरत पक्षों की आवश्यकताएं, मूल्य, हित और लक्ष्य आपस में टकराते रहते हैं। कार्यस्थल पर संघर्ष होना एक सामान्य परिघटना होती है। विभिन्न पंधारियों की विभिन्न प्राथमिकताएं होती हैं। संघर्ष समूह सदस्यों, विभागों, परियोजनाओं, संस्था और कर्मचारी, मालिक और कर्मचारी, संगठनात्मक आवश्यकताओं बनाम व्यक्तिगत आवश्यकताओं के बीच हो सकते हैं। संघर्ष प्रायः बोध के परिणामस्वरूप होते हैं। क्या संघर्ष खराब चीज़ है? यह आवश्यक नहीं। अक्सर संघर्ष से सुधार और विकास के मौके मिलते हैं। इस तरह विभिन्न संघर्ष समाधानों के तकनीक को जानना, उनको लागू करना आवश्यक है। 7.5.1 दबाव डालना। इसे प्रतिस्पर्धा के नाम से भी जाना जाता है। व्यक्ति सबसे पहले अपने बारे में सोचता और वे दूसरों का विरोध करने की बजाय अपनी चिंता करते हैं। इसमें किसी दूसरे के दृष्टिकोण को परे रखकर अपने दृष्टिकोण को आगे रखना या दूसरे के कार्यों पर कड़ा विरोध दर्ज करना शामिल है। कुछ उदाहरण जब दबाव सही माने जाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में जब अन्य सभी दबावपूर्ण तरीके काम नहीं करते या प्रभावशाली होते। जब आप अपने अधिकारों के लिए खड़े होते हैं, यह आक्रमण और दबाव का विरोध करते हैं। जब आपको तुरंत समाधान की आवश्यकता हो और दबाव का प्रयोग सही माना जाता है, जैसे जब जीवन खतरे में हो या आक्रमण को रोकने के लिए। लंबे संघर्ष को समाप्त करने वाले सहारे के रूप में। दबाव के संभावित लाभ। संघर्ष को समाप्त करने के लिए तुरंत समाधान दे सकता है। स्वाभिमान बढ़ाता है और जब आक्रमण या विद्रोह के परिणामस्वरूप दृढ़ विरोध होता है तब ये सम्मान देता है। दबाव के कुछ निषेध। प्रतिद्वंद्वियों के साथ आपके रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। प्रतिपक्षियों को समान प्रतिक्रिया के लिए प्रेरित कर सकता है, भले ही उनकी ऐसी मंशा न हो।
एक ही कारण के लिए सहयोग व्यवहारिक नहीं हो सकता है जब समय महत्वपूर्ण हो और तुरंत समाधान की आवश्यकता तथा तत्काल प्रत्युत्तर की आवश्यकता हो। एक बार यदि एक से अधिक पक्षों ने विपक्षियों में अपना विश्वास खो दिया तो फिर संबंध खराब हो जाते हैं और फिर संघर्ष समाधान के लिए सहयोग की दूसरी पद्धतियों को ढूंढा जाता है। अतः इसमें शामिल सभी पक्षों को सहयोग संबंध बनाने के लिए मिलजुल कर प्रयास करना चाहिए। 7.5.3 समझौता करना। समझौते में परस्पर स्वीकार्य और समायोजित समाधान की बात की जाती है जो थोड़ा थोड़ा दोनों ही पक्षों को संतुष्ट करती है। कुछ उदाहरण जहां समझौते सही हो सकते हैं। जब लक्ष्य मामूली रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और अधिक अर्थ नहीं रखते हैं तो सकारात्मक या सम्मिलित दृष्टिकोण जैसे दबाव या सहयोग करना। जटिल मुद्दों के लिए अस्थायी समाधान तक पहुंचना। महत्वपूर्ण मुद्दों पर उचित समाधान तक पहुंचना पहले कदम के रूप में जब शामिल पक्ष एक दूसरे को नहीं जानते और उनमें उच्च स्तरीय विश्वास नहीं बना हो। जब सहयोग या दबाव काम न करें। समझौते के संभावित लाभ। मुद्दों का समाधान तुरंत करना। जब समय कारक हो तो समझौते व्यवहारिक हो सकते हैं। उपलब्ध कराया जा सकता अस्थायी समाधान है, फिर भी विन विन के रास्ते ढूंढना आवश्यक है। तनाव का स्तर गिरता है और संघर्ष के परिणामस्वरूप दबाव बढ़ता है। समझौते के कुछ निषेध। ऐसी स्थिति जहां दोनों ही पक्ष संतुष्ट न हो उसका परिणाम हार हार होता है। हार हार की स्थिति ये लंबे समय तक भरोसा कायम नहीं कर सकता। सहमति को सुनिश्चित करने के लिए निकट निगरानी, नियंत्रण या निरीक्षण की आवश्यकता होती है। 7.5.4 पीछे हटना। इसे अनदेखी करना भी कहा जाता है। ये जब व्यक्ति अपनी या अपने विपक्षियों की समस्या बता नहीं सकता या उसके लिए कोई निश्चित कदम नहीं उठा सकता तो वह या तो उसे वहीं रोक देता है या फिर अपने कदम पीछे खींच लेता है। कुछ स्थितियां जब पीछे हटना सही हो सकता है। जब मुद्दे ऐसे हों और जिसमें किसी भी प्रकार की कोशिश की आवश्यकता न हो। जब महत्वपूर्ण मुद्दे आप पर दबाव डाल रहे हों और उनसे निपटने के लिए आपके पास समय न हो। वैसी स्थितियां जहां प्रतिक्रिया न देना आपके लिए लाभदायक साबित हो सकती है। उदाहरण के लिए, जब किसी विषय के विरोध का सही समय और सही स्थान न हो। जब कोई कदम उठाने से पहले आपको सोचने और जानकारी इकट्ठा करने का समय चाहिए। जब आप आगे के मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हों या उनको प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। आगे के अकारण प्रयास हों। जब आपको विद्रोह से सामना करना पड़े। जब आप संघर्ष की स्थिति को संभालने में असक्षम हो, अर्थात जब आप बहुत अधिक भावनात्मक रूप से शामिल हों या दूसरे इसे अच्छी तरह से संभाल सकते हैं। पीछे हटने के संभावित लाभ। जब प्रतिद्वंद्वी दबाव डाल रहा हो तब आप पीछे हट सकते हैं या अपने दायित्वों को स्थगित कर सकते हैं जब तक कि सुविधाजनक स्थितियां आपको पीछे न कर दे। जब संघर्ष लघु हो, कम तनाव दृष्टिकोण के साथ पीछे हटना। यह महत्वपूर्ण मुद्दों या आवश्यक मामलों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय योग्यता देता है। ये सूचनाओं को इकट्ठा करने और तैयार करने का अच्छा समय देता है। पीछे हटने के कुछ निषेध। यह आपकी स्थिति को कमज़ोर कर सकता है। यह उपयोगी साबित नहीं हो सकता क्योंकि यह सहमति के रूप में बताया जाता है। पीछे हटने की नीति को बिना किसी सकारात्मक प्रभाव के इस्तेमाल के लिए कुछ खास गुण और अनुभव की आवश्यकता होती है। जब बहुत से पक्ष इसमें शामिल हों तो उस पक्ष के साथ यह आपके संबंधों पर नकारात्मक डालता है। 7.5.5 सुगमकारी बनाना। सामंजस्य के रूप में भी जाना जाता है। समकारी या सुगमकारी दूसरों की समस्या को पहले अनुकूल बनाता है, यह अपनी समस्या या चिंता की प्राथमिकता नहीं देता है। कुछ ऐसे उदाहरण जब सुगमकारी उपयोगी होते हैं। जब संघर्ष से अस्थायी राहत प्राप्त कर रहे हों या जब तक आप प्रतिक्रिया देने की स्थिति में न हों। जब तक कि मुद्दा आपके लिए इतना आवश्यक न हो जितना दूसरों के लिए। जब आप अपनी गलती स्वीकारते हैं। जब आपके पास कोई विकल्प न हो या प्रतिस्पर्धा हानिकारक न हो। सुगमकारी के कुछ संभावित लाभ। कुछ मुद्दों को छोड़कर सुगमकारी आपके महत्वपूर्ण हितों की सुरक्षा करता है। विभिन्न कोणों से यह मुद्दों के मूल्यांकन का अवसर देता है। सुगमकारी समझौते के कुछ निषेध। इसमें दुर्व्यवहार, दुरुपयोग का खतरा बना रहता है। विपक्षी आपके मधुर, समकारी प्रवृत्ति से लगातार लाभ उठाने की कोशिश में लगे रहते हैं। अतः सही आवश्यक संतुलन रखना आवश्यक है। इसके लिए कुछ कौशलों की आवश्यकता होती है। उग्र विपक्षी के प्रति आपकी प्रतिक्रिया की योग्यता को नकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकता है और आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। ये भविष्य में विन विन स्थिति के प्रवाह को और अधिक पेचीदा और कठिन बना सकता है। हो सकता है आपके कुछ सहयोगियों को आपकी सुगमकार प्रवृत्ति अच्छी न लगे और वह आपसे विमुख हो जाए। 7.6 सारांश। संगठन सामाजिक सत्ता होती हैं जो विभागों के पदानुक्रम और व्यक्तियों में विभाजित होती हैं। संगठनात्मक जीवन की मूल आवश्यक वास्तविकता यह है कि यह तुलना, प्रतिस्पर्धा और लोगों और विभागों में संघर्ष के लिए प्रेरित करता है। इन संस्थानों के प्रत्येक स्तर पर संघर्ष होता रहता है। हालांकि संघर्ष के कार्यात्मक, कार्यकारी और अकार्यात्मक दोनों ही परिणाम होते हैं। यह आवश्यक है कि प्रशासक संघर्ष प्रबंधन के अलग अलग विधियां और संघर्ष प्रबंधन की विभिन्न पद्धतियां ढूंढें।
इसमें मिलजुल कर और उत्पादक प्रयास न किए जाते तो संघर्ष प्रबंधन अनुपयोगी है। व्यवहारवादी वैज्ञानिकों के योजनाबद्ध हस्तक्षेप ने सबसे अधिक प्रभावकारी विधियां दी हैं जिससे संस्थागत परिवर्तन और व्यक्तिगत उपलब्धि होती है। हस्तक्षेप एक ऐसी व्यापक श्रृंखला है जिसे संघर्ष प्रबंधन के लिए विभिन्न सांगठनिक स्तरों पर लागू किया जाता है। प्रशासकों को संघर्ष की मौजूदगी का पता लगाना, उसके बुनियादी स्रोतों का ज्ञान और किन स्तरों पर यह प्रत्यक्ष रूप से प्रकट होता है, इसकी तीव्रता का मापदंड और संघर्ष समाधान की विधियों का पता होना चाहिए। व्यवहारिक प्रशासकीय दृष्टिकोण से प्रशासकों को इन 4 मुद्दों पर सीधे तौर से अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संघर्ष क्या है? संघर्ष कहाँ है? क्या इसे प्रबंधित करने की आवश्यकता है? प्रभावशाली संघर्ष प्रबंधन की कार्यनीति को कैसे लागू किया जाए? धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पार्ट के साथ।